अच्छा मैं चलता हूँ। युग चाय पीते पीते रुका और फिर वहाँ से चला गया। इधर युग के रेस्टोरेंट पहुँचते ही उसकी मम्मी और भाभी उसे देखकर बोली, क्या बात है बेटा, तुम तो कह रहे थे कि तुम मुझे लड़की के घर ले जा रहे हो, लेकिन 4 दिन हो गए हैं हमें यहाँ। ना तो तुम किसी की शादी में लेके गए और ना ही किसी लड़की के घर। जिसकी शादी थी वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उसका एक्सीडेंट हो गया है क्या? युग ने उदास होकर कहा। तो उसकी मम्मी और उसकी भाभी उसे समझाते हुए बोली, कोई बात नहीं, वो सब ठीक तो है ना? जी, युग ने बस सिर हिलाते हुए कहा। चलिए ठीक है, युग की भाभी बोली। हाँ मम्मी और भाभी, हम कल ही फरीदाबाद के लिए निकल रहे हैं, उस लड़की के घर। तो आप लोग तैयार हो जाना। ठीक है बेटा, हम कल तैयार हो जाएंगे, दोनों ने एक साथ कहा। आरव ने रूही के पास जाकर कहा, क्यों रूही, तुम तो कह रही थी कि तुम प्राची के मुंह से हाँ करवा दोगी, पर अब तक तो तुमने प्राची के इस मैटर में कोई बात ही नहीं करी, उसको कुछ बोला ही नहीं। आरव, मैं उससे बात करने के लिए ही यहाँ आई थी। अब तुम ही बताओ मैं क्या बात करूँ इस हालत में? अभी तो वो दिन भर अमन की टेंशन में रहती है कि मैं उसे समझाऊंगी तो वो हाँ कहेगी या नहीं। पर रूही, तुम एक बार कोशिश तो करो, हो सकता है वो मान जाए। आरव ने कहा, ठीक है, मैं उससे बात करूंगी। और इतना कहकर रूही मधु के पास गई। मधु उस वक्त मानसी को सुला रही थी। रूही को आता देख मधु उठी और रूही की तरफ देखकर बोली, क्या बात है रूही, काफी परेशान नजर आ रही हो। हाँ यार, मैंने आरव से कहा था कि मैं प्राची के मुंह से हाँ कहलवाऊंगी इस शादी के लिए, पर ना तो मैंने उससे अब तक बात की है और ना ही कर सकती हूँ इस हाल में। मैं उसे क्या कहूँ, कैसे बात करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे आपकी मदद चाहिए, आप ही बताइए मैं कैसे समझाऊं। रूही परेशान होते हुए बोली। हाँ रूही, ये तो बहुत बड़ी टेंशन है। ये जिम्मेदारी तो मैंने भी लेने के लिए इसीलिए मना किया था, क्योंकि मैं जानती थी मैं उसे समझा नहीं सकती। मैं उसे समझा कर मर भी जाऊंगी ना तो भी वो हाँ नहीं करेगी। हम उसे समझा ही नहीं सकते, प्रेशर तो हम उस पर डाल नहीं सकते। अब तुम ही बताओ क्या किया जाए। मुझे पता होता तो मैं आपके पास थोड़ी ना आती। मधु की बात सुनकर रूही ने जवाब दिया, हाँ ठीक है, तुम अभी अपने कमरे में आराम कर लो, हम सुबह उससे बात करने चलेंगे। मधु ने रूही को जवाब दिया। रूही मधु की बात सुनकर चुपचाप वहाँ से चली गई और रूही को देखकर आरव बोला, क्या बात है, कहाँ गई थी तुम? कहीं नहीं, बस मधु के पास। रूही ने अनमने मन से जवाब दिया और चुपचाप बेड पर लेट गई। आरव रूही का ऐसा बिहेवियर देखकर थोड़ा परेशान हो गया, पर फिर उसने सोचा कि हो सकता है कि वो किसी बात से परेशान हो, इसीलिए वो भी चुपचाप सो गया। इधर अमन को नींद नहीं आ रही थी। उसे ये बात बहुत परेशान कर रही थी कि कौन है वो लड़की जिसने उसकी जान बचाई। बस एक बार वो इस लड़की को देखना चाहता था। कितने दिन हो गए थे अमन को हॉस्पिटल में एडमिट हुए और अब तक तो वो लड़की को उससे मिलने आ जाना चाहिए था और उसका हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाला भी टाइम आ चुका था, लेकिन वो लड़की उससे मिलने नहीं आई थी। ना ही एक बार उसने अमन को कॉल किया था। ये बात अमन को इतना परेशान कर रही थी कि वो ये सब सोचने के लिए विवश हो गया था। पर फिर वो खुद को समझाते हुए कि कोई अनजान लड़की होगी, लेकिन अगर कोई अनजान लड़की है भी तो वो अमन से मिलने क्यों नहीं आई। इन सारी बातों से परेशान अमन रात में खुद को नींद के आगोश में भरने की कोशिश कर रहा था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। और ये सारी बातें सोचते सोचते जब अमन को 2 बज गए तो उसे बेचैनी होने लगी। एक पल को तो उसका मन करता कि वो वहां उठकर थोड़ा टहल ले, लेकिन ये हॉस्पिटल के रूल्स के खिलाफ था। अमन की जब नींद सुबह सुबह 10 बजे खुली तो देखा उसने सामने कि उसकी माँ और आयशा बैठे हैं। उन दोनों को देखकर अमन चौंकते हुए बोला, अरे मम्मी और आयशा, आप दोनों कब आए? जब तुम गहरी नींद में सो रहे थे, आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, वो कल रात देर से नींद मुझे आई, बस इसीलिए। हाँ बेटा, आज तू हॉस्पिटल से फाइनली डिस्चार्ज होने वाला है। हाँ मम्मी, ये तो है, अब घर पर चैन की नींद सोऊंगा। अच्छा बेटा, पूजा तुमसे मिलने आई है, तू उससे मिल ले। इतना कहकर जब आयशा और अमन की मम्मी बाहर चली गई तो अमन ये सोचकर थोड़ा विचलित हो गया। पूजा इतने दिनों बाद, उस दिन तो ऐसे नाराज होकर गई थी जैसे कभी आएगी नहीं। अब पूजा मिलने आई थी तो अमन थोड़ा खुश भी था। पूजा जैसे ही अंदर आई तो अमन उसे देखकर हल्का मुस्कुराया, तो पूजा ने भी वापस मुस्कुराकर कहा, कैसे हो तुम? बस अच्छा हूँ, तुम्हारी दुआ से। तुम बताओ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। वैसे मुझे तो लगा था कि तुम मुझसे मिलने आओगी ही नहीं।
अमन ने मुंह टेढ़ा करते हुए कहा। तो पूजा मुस्कुराकर बोली, दोस्ती और दुश्मनी के बीच ज्यादा दूरियां नहीं होती हैं। ये सुनकर अमन भी मुस्कुराने लगता है। इतने में पूजा की नजर अमन के पिलो के नीचे रखी पायल पर गई। पायल देखते ही पूजा अमन को देखते ही बोली, ये पायल किसकी है? पूजा की बात सुनकर अमन ने वो पायल अपने हाथों में ली और बोला, ये उसकी है जिसने मेरी जान बचाई है। कोई अनजान लड़की है जिसने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया, मुझे खून दिया, मेरी जान बचाई। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं उस लड़की का। समझ में नहीं आता वो अब तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आई। पूजा वो पायल को देखकर कुछ बोलने ही वाली थी कि इतने में उसने खुद को रोक लिया और मन ही मन बड़बड़ाने लगी, कोई फायदा नहीं है अमन को ये बात बताने का। वो नहीं जानता कि उसकी जान किसी और ने नहीं बल्कि प्राची ने बचाई है। लेकिन इस बात पर अमन भरोसा नहीं कर रहा था और उसी टाइम उसकी तबीयत खराब भी है, इसीलिए कुछ कहना सुनाना बेकार है। ये सोचकर पूजा चुप रही और उसे देखकर बोली, कोई बात नहीं, अब तक नहीं आई तो शायद अब आ जाए। और इतना कहकर वो वहां से चली गई। पूजा को जाता देख अमन उसे रोकते हुए बोला, क्या बात है, बड़ी जल्दी में हूँ? नहीं नहीं, बस लेट हो रहा है। और इतना कहकर चुपचाप वो वहां से चली गई। इधर प्राची सुबह सुबह उठी और पैकिंग करने लगी तो रूही उसके पास आई। सुबह सुबह रूही को आता देख प्राची बोली, रूही सुबह सुबह तुम मेरे कमरे में, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, मुझे बस तुमसे कुछ बात करनी थी, रूही ने कहा। हाँ तो बोलो ना। वो बात ही ऐसी है कि तुम परेशान हो जाओगी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में। ये सुनकर प्राची अपने कपड़े तय करते हुए बोली, हाँ बोलो ना। प्राची, मुझे तुम्हारी शादी के बारे में कुछ बात करनी थी। और रूही ने डरते डरते कहा, हाँ कहो क्या बात है। प्राची बोली, तुमने अपनी शादी के बारे में क्या सोचा है? I mean, क्या प्लान किया है तुमने? रूही ने झट से कहा। तो ये सुनकर प्राची को सोचते हुए बोली, तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही बस मन किया तो पूछ लिया। अच्छा ठीक है, पर शादी के बारे में मैंने अब तक कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि जब तक मैं आईएएस का टेस्ट क्रॉस नहीं कर लेती तब तक मैं शादी के लिए कुछ नहीं कह सकती। यही बात है तो टेस्ट की तैयारी तुम शादी के बाद भी तो कर सकती हो ना? नहीं रूही, तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। मैं नहीं करना चाहती अभी शादी वादी, प्राची ने हल्की ऊंची आवाज में कहा। तो रूही वहां से चुपचाप जाने लगी। मधु बाहर खड़ी खड़ी ये सारी बातें सुन रही थी। वो ये सब देखकर अंदर आई और प्राची पर चिल्लाते हुए बोली, क्यों नहीं करना चाहती? हाँ क्यों नहीं करनी है तुझे शादी? सिर्फ इसीलिए ना क्योंकि आज भी तू अमन से प्यार करती है? यही कारण है ना तेरी शादी ना करने का? मधु की चिल्लाहट भरी आवाज सुनकर प्राची भी हल्की ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। तो फिर क्या है प्राची? तुम खुद बता दो ना, क्यों नहीं करनी है तुम्हें शादी? आज हम भी तो जाने आखिर तुम्हारी शादी ना करने के पीछे का कारण क्या है। तुम्हें जरा भी दया नहीं आती ना अपने माँ बाप पर? उनकी ओर देखो जरा, उन नजरें बिठाए बैठे हैं तुम्हारी शादी का इंतजार किए। हाँ, अब जब इतना सुनाया ही है मधु ने, रूही ने समझाया है, तो प्राची क्या बोलेगी आगे से? ये सारी बातें आपको धीरे धीरे पता चलेंगी। कहीं जाइएगा नहीं। ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।